हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, त्रिसमाकल के बारे में। इससे पहले वाली जो अपनी क्लास हुई है उसमें अपन ने नॉर्मली एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, ये तीन वेरिएबल थे तो इनके सापेक्ष अपन ने इंटीग्रेशन किया, इनकी जो भी लिमिट वगैरह थी उसके संदर्भ में। ओके, इतना अपन देख चुके हैं। आज जो अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप खुद उसका एनालिसिस कीजिएगा कि इससे पहले वाली क्लास में काम आसान था या ये जो आज पढ़ रहे हैं इससे ट्रिपल इंटीग्रेशन करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिरिक्ले इंटीग्रल। नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, डिरिक्ले इंटीग्रल, लेकिन नाम ऐसा ही है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है आप उसके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ये डिरिक्ले समाकल। ठीक है, और ये आपका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है इसी के अंतर्गत ये टॉपिक है। यानी ये जो टॉपिक है किसका, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल का ये टॉपिक है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाएगा वो इसकी सहायता से भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इंटीग्रेशन दिया गया है, ये फिक्स है। इसमें अगर फॉर्म ऐसी हुई तब आपका डिरिक्ले इंटीग्रल अप्लाई होगा। यह ट्रिपल इंटीग्रेशन वी यहाँ पे आज किसको डिनोट करता है, ये अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वी है वो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के क्षेत्र को डिनोट करता है। आप इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हो, आयतन भी बोल सकते हो। ठीक है, अंदर देखिए इसके फंक्शन कैसा है। x की पावर है l-1, y की पावर है m-1 और z की पावर है n-1 dz। तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए। l, m, n आपको निकालने पड़ेंगे, इसमें ले दे के बात ये है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बता रहा है इसकी वैल्यू ये होगी गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ओके, ये गामा है, ध्यान से अंडर रूट नहीं है। बीटा और गामा फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि ये आपका गामा फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, किस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है, ये आपने पढ़ा होगा बीटा और गामा फंक्शन में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका डिरिक्ले जो आपका डिरिक्ले इंटीग्रल है, समाकल है, उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें साथ में कुछ और भी लिखा है। देखो आज क्या लिखा है, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए आप। ये इसके बारे में ये और बोल रहा है कि जहाँ पे ये जो आपका समाकलन का क्षेत्र V है ये क्या है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, इनसे घिरा हुआ है। ये आपके चार वैल्यू इसमें दिख रही हैं, इनकी सहायता से ये होगा। ठीक है,
तो ये एक फॉर्मूले की तरह आप इसको यूज करोगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन में, तो आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, देखना बहुत ईजी हो जाएंगे। इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी और ये क्लास है, आप उनमें दोनों में कंपेयर कीजिएगा, बहुत बड़ा अंतर मिलेगा, इससे चीज़ आसान हो जाएगी। देखिएगा किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है वो बात। एक बात और, यदि आप इसको देखना चाहो कि ये आया कहाँ से, तो देखो इसके लिए फिर अपनी जो पहले वाली क्लास है आपको उसी का पोर्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dx है, सॉरी ये dx dy dz है, सॉरी यहाँ पे ना गलती से लिखा गया dx dy dz है, यानी यहाँ पे पहले लिमिट x की होगी, दूसरी y की होगी, तीसरी z की होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको x y z की लिमिट मिल जाए तो वही तरीका है, फिर पहले z के सापेक्ष x और y कांस्टेंट लिए जाएंगे, फिर y के सापेक्ष x कांस्टेंट लिया जाएगा और फिर x के सापेक्ष। ठीक है ये बात, तो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यदि आप इसको करना चाहो कि ये कैसे आया तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, देखो क्योंकि एग्जाम्पल और क्वेश्चन में बहुत इसका यूज है। ठीक है, देखो थोड़ा सा x का मान देखो 0 और 0 से बड़ा, यानी इसका जो आपका निम्न मान होगा वो 0 ही होगा, तो इसकी जो x की निम्न लिमिट होगी वो 0 जाएगी, y की 0 जाएगी, z की 0 जाएगी। एक एक लिमिट तो ये होगी। अब एक एक लिमिट और चाहिए आपको किसकी, x y z की, तो वो इसी से आ जाएगी। आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपको बताया गया था कि जो z का मान होगा, z की लिमिट होगी वो x और y के पदों में होगी। याद कीजिए थोड़ा सा, y की जो लिमिट होगी वो x के पदों में होगी। ठीक है, और x की लिमिट है वो कांस्टेंट के रूप में होगी। तो यहाँ से यदि अपन इसकी लिमिट निकालना चाहें, तो ये z की लिमिट हो जाएगी, देखो इसमें यहाँ पे ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 से, यहाँ से z का मान निकालोगे आप इक्वल वाली कंडीशन लेके, और z का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, होगी लिमिट। ठीक है, अब आते हैं y की लिमिट, तो y की लिमिट भी कहाँ से होगी, 0 से। अब यहीं से y का मान आएगा, लेकिन y का मान x के पदों में, तो आपको इसको z को शामिल नहीं करना है, एक तरीके से z हट जाएगा तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये उधर जाएगा। इक्वल वाली कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो y का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, ये 0 तो यहाँ पे हो जाएगा और x बराबर 1 यहाँ से आ जाएगा, तब y और z दोनों ही हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिमिट भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। इसके बाद आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो और वो समाकलन करोगे, पहले z के सापेक्ष इसका करोगे, y और x कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी आएगा उस पर लिमिट अप्लाई करना वगैरह वगैरह आप सब पता है। हल करोगे तो ये आराम से आ जाएगा। ओके, थोड़ी सी आपको गामा फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, गामा फंक्शन ऐसी बात नहीं है। ओके, और बात ये है कि ये आपका डिरिचलेट इंटीग्रल है, और इसकी सहायता से जो आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक जानकारी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। ये इसकी लिमिट हो जाएगी, तो आपको थोड़ी लिमिट भी निकालना आना चाहिए, हालांकि इतना रोल नहीं है लेकिन थोड़ा सा रोल लिमिट का भी रहेगा कई क्वेश्चनों में। ओके, तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बेसिक थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी। अब जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको आप किस हिसाब से करते हो वो देखिए आप। देखो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये मान ज्ञात करना है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है आपके सामने।
ठीक है। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसको आप चाहो तो यहाँ पे वी लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वी यहाँ पे एक सिंबल है फील्ड का, कौन सी फील्ड का, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, तो एक्स वाई जेड आप इसको एक्स वाई जेड को क्या बोलोगे, ये फंक्शन है कोई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के पदों में किसी भी हिसाब से हो सकता है। क्या कह रहा है, जहाँ समाकलन का क्षेत्र धनात्मक अष्टांश में दीर्घवृत्तज है। ये दीर्घवृत्तज देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। आप याद कीजिए थोड़ा सा, दीर्घवृत्त की इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो, यही होती है आपकी दीर्घवृत्त की इक्वेशन, ठीक है। अब यही दीर्घवृत्त यदि 3D में हो तो वो दीर्घवृत्तज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और उसमें एक स्टेप है और हो जाएगी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे केवल इक्वल रहता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि वो जो इक्वल वाली कंडीशन होगी वो तो दीर्घवृत्त के लिए हो जाएगी, लेस देन का मतलब है उसके अंदर के लिए। तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि लेस देन इक्वल टू 1 क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो आपका डबल इंटीग्रेशन है उसमें आपने देखा होगा लेस देन इक्वल टू आया है, लेकिन अपन ने इक्वल की कंडीशन को ही ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये आपकी इक्वेशन है ये किस हिसाब से काम आएगी। ये क्या कह रहा है कि समाकलन का क्षेत्र है वो धनात्मक अष्टांश में ये दीर्घवृत्तज है। धनात्मक अष्टांश का मतलब हो गया एक तरीके से पॉजिटिव क्वाड्रेंट, समझ लो आप, इसको पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलते हैं। धनात्मक अष्टांश को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ऑक्टेंट, ठीक है। तो आप ये समझिए कि पॉजिटिव निर्देशांकों की बात कर रहा है, धनात्मक निर्देशांकों की बात कर रहा है, ठीक है। हालांकि इस चीज़ का इतना यूज नहीं होगा, यूज है वो कौन सी चीज़ का होगा वो आपको समझना है, ओके। आइए शुरू करते हैं। ये आपका दिया गया इंटीग्रेशन है, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, ओके। ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके। अब इसको हल कैसे करते हैं, आप एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। ये आपका दीर्घवृत्तज की एक इक्वेशन दी गई है, एक तरीके से इनइक्वलिटी दी गई है, समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो तीनों मान आपको दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इनकी जगह आपको कोई अन्य वेरिएबल लेने हैं, यू वी डब्ल्यू, हो जाएगा इतना। तो ये क्यों लिए, देखो एक्स वाई जेड को अपने को चेंज करना है किसमें, यू वी डब्ल्यू में, और ये इसलिए लिए हैं क्योंकि इस इंटीग्रेशन को अपन जो आपका डिरिक्ले इंटीग्रल है उसकी फॉर्म में ले आए, ओके। देखो कैसे, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर वी, और जेड स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर डब्ल्यू, ओके। यहाँ से अपन ये डी एक्स डी वाई और डी जेड को ज्ञात करते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, 2x dx, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, u का du हो जाएगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर का 2y dy, बी स्क्वायर बी का बी स्क्वायर डी, जेड स्क्वायर का 2z dz, और सी स्क्वायर डब्ल्यू का सी स्क्वायर डी डब्ल्यू, ओके। ये सिंपल रूप में अवकलन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि आप, अब देखो
ध्यान से सुनना मेरी बात को। अपन इसमें क्या करने जा रहे हैं, आपको मान चाहिए देखो किसका, एक्स का चाहिए, वाई का चाहिए, जेड का चाहिए, डी एक्स चाहिए, डी वाई चाहिए, डी जेड चाहिए। ओके, तो यहाँ से यदि अपन एक्स डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करें तो एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 डी यू, ये 2 इधर आ जाएगा, वाई डी वाई कितना हो जाएगा, वाई डी वाई हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 डी वी, और जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2 डी डब्ल्यू। ठीक है, ये क्यों किया देखो, आप यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड, तो इनकी ये पूरा मान हो जाएगा, अगर इनको तीनों को शामिल करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इनका पूरा मान क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू के पदों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और साथ में डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपको लगे कि एक्स के बाद वाई है फिर जेड है उसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो आप सेपरेट देखो, पहले एक्स का मान ज्ञात कर दो, एक्स का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा ए रूट यू, वाई का मान आ जाएगा बी रूट वी, और जेड का मान आ जाएगा सी रूट डब्ल्यू, यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से डी एक्स का मान ज्ञात करोगे, डी एक्स के मान के लिए एक्स अपोन में चला जाएगा, लेकिन एक्स तो लिख नहीं सकते, यू में लिखना पड़ेगा, तो एक्स का मान यहाँ से एक बार फिर से लिखोगे ए रूट यू। ठीक है, इसी प्रकार ये वाई अपोन में जाएगा, जेड अपोन में जाएगा, तो यहाँ से आप सेपरेट डी एक्स डी वाई डी जेड याद कर सकते हो, सेपरेट एक्स वाई जेड को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आएगा ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और साथ में डी यू डी वी डी डब्ल्यू। आप अलग अलग करके देख सकते हो। ठीक है, आप रफ कॉपी में एक ट्राई करना, यही आएगा, आपसे अलग अलग रख लो चाहे एक ही बात, आपको समझना पड़ेगा कि देखो सारी चीज़ें एक ही है, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यदि कोई कन्फ्यूज है, यदि ऐसा लग रहा है कि एक्स वाई जेड को अलग हल करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड को अलग हल करेंगे, तो आप इनको अलग हल करके दे सकते हो, एक्स वाई जेड का मान यहाँ से आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड का मान यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसी को आपको फॉलो करना है। अब तक जितना भी लिखा है मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है उसको अपन आगे कैसे करते हैं। तो ये इसकी अन्य फॉर्म हो जाएगी, जो आपको ज्ञात करना है उसी की अन्य फॉर्म हो जाएगी, किसमें, यू वी और डब्ल्यू में। एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड की वैल्यू अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, साथ में डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ओके, तो ये फॉर्म हो जाएगी। खाली अपन ने क्या किया है, इंटीग्रेशन की फॉर्म चेंज की है। अब इस फॉर्म को अपन डायरेक्टली इंटीग्रल में चेंज करेंगे और उसका गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे। यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब अंदर अपने पास बचा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी यू डी वी डी डब्ल्यू ऐसे कैसे लिख दिया, यू की पावर 1 - 1, यू की पावर 0 1,
ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसी की पावर 0 1 हो जाएगा। अब ये उस फॉर्म में हो गया। ये इतना इतना फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये डिरिक्ले इंटीग्रल है। देख लीजिए आप, एक्स वाई जेड की जगह यू वी डब्ल्यू है, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो वो संकेत मात्र का एक खेल है। और यहाँ भी देखो डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये पहचानो। यानी जो भी हो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए डिरिक्ले इंटीग्रल की, तो वही है एल का मान 1, एन का मान 1, एन का मान 1। तो जो आपका गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला था उसमें एलिमेंट की जगह क्या अप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए? 1 1 और 1। ओके, देखो तो ये इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, गामा 1 गामा 1 गामा 1, क्योंकि ऊपर क्या होता है? गामा एल गामा एम गामा एन। तो एलिमेंट की मान 1 1 1 और ये एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, इनकी मान तीनों की क्या है? 1 है। कहाँ से लिखा ये अपन ने डिरिक्ले समाकल से लिखा है। ओके, इतना लिख देना काफी है। अब इसको हल कीजिए आप। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 तो ऐसे कैसे रह जाएगा? ये गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बीटा और गामा फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो गामा 1 है वो आपका कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये सब 1 1 1, तो ये 1 ही रहेगा। और ये हो गया गामा 4। ठीक है, ये गामा 4 को हल कैसे करेंगे? तो गामा को फैक्टोरियल में लिखेंगे अपन। और गामा को फैक्टोरियल में कैसे लिखोगे? एक कम करके। तो फिर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। ये सब चीजें आपको पढ़ाई हुई है। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है। और गामा एन की वैल्यू फैक्टोरियल में क्या होती है? फैक्टोरियल एन माइनस 1। या ऐसे बोल दो गामा एन प्लस 1 क्या होता है? फैक्टोरियल एन। एक ही बात है। इनका दोनों का सेंस यही है कि फैक्टोरियल में जाके वैल्यू एक कम हो जाएगी, है ना? सीधी सी बात ये है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 8 इंटू 6 48 48। ये आपका एक ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन था जो कि आपने डिरिक्ले इंटीग्रल की सहायता से किया। अब आप खुद सोचिए, क्या इसमें कहीं लिमिट आपको लिमिट अप्लाई करने की जरूरत पड़ी? कहीं नहीं पड़ी। आपने केवल क्या किया? एक इंटीग्रेशन था, उसको डिरिक्ले इंटीग्रल की फॉर्म में ले आए, एलिमेंट के मान अप्लाई कर दिए गामा में, आंसर आ गया, बात खत्म। तो ये देख लीजिए, अब खुद सोचिए कि ये इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने किया था, x की लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए, z की लिमिट चाहिए, पहले z के सापेक्ष x और y कांस्टेंट, फिर y के सापेक्ष x कांस्टेंट, उनकी लिमिट अप्लाई करो, ऊपरी लिमिट निम्न लिमिट, फिर उनकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी था। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया, कुछ किए ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया एक्स वाई जेड को, किसमें? यू वी डब्ल्यू में, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो आपका डिरिक्ले इंटीग्रल है इसकी सहायता से ये बहुत ईजी हो गया। ओके, आप इसे नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। ओके, लिखो। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और है, देखो
और जो अपन ने किया है बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा कंपेयर कर लो, ये चीज़ सेम दी गई है, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन आपकी सेम है, ठीक है। इस इंटीग्रल में थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि जो फंक्शन आपका एक्स वाई जेड था वो फंक्शन हो गया है एक्स स्क्वायर, बस इतना सा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आपने यू माना, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू यू हो जाएगा। अब की बार dx को आपको हल करना पड़ेगा, तो जो आपने x dx की वैल्यू अभी रखी थी उससे dx का मान ज्ञात करना, x अपॉन में चला जाएगा और x की जगह आप क्या रखोगे, ये रखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू लोगे, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a इंटू अंडर रूट यू आ जाएगा। जो अभी अभी क्वेश्चन किया वो पूरा का पूरा यही है, थोड़ा सा चेंज करना है बस, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करनी है, dx dy dz की वैल्यू अप्लाई करनी है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन जो अभी किया है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरयू में पूछे गए क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा डिफरेंस है, और बाकी कॉन्सेप्ट तो वो का वो है, एक कॉन्सेप्ट है उसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा कहीं चेंज करेगा ये, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को करना, नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले एक बार इसको रिलैक्स होके आराम से पढ़ी, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ये कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन है, x की पावर है l-1, y की पावर है -1, z की पावर है n-1, साथ में है dx dy dz, ठीक है। तो ये आपका जो डायरेक्ट इंटीग्रल है उसी की फॉर्म है, लेकिन साथ में नीचे देखो क्या दे रखा है, जहाँ एक्स वाई जेड है वो सभी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तथा कंडीशन देखो इसमें क्या दे रखी है, एक्स अपॉन ए की होल पावर पी प्लस वाई अपॉन बी की होल पावर क्यू प्लस जेड अपॉन सी की होल पावर आर लेस देन इक्वल टू 1। अभी जो अपन ने दो क्वेश्चन लिखे हैं उनमें इनमें अंतर यही है कि पी क्यू आर की वैल्यू 2 है उसमें बस, और जो फंक्शन है वो तो चेंज हो ही रहा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर और अभी ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है, देखिएगा। ये आपका दिया गया एक ट्रिपल इंटीग्रल है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन v क्या है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर n-1, y की पावर n-1, z की पावर n-1, dx dy dz, ओके। तो जो भी अपने को साथ में टर्म एंड कंडीशन दी गई है, ठीक है, हम उसी की सहायता से हल करेंगे जैसे अब तक किया है। देखिए कैसे, जो u v w लेंगे वो किसको लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप। आपने अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिया, u लिया, तो इसको पूरे को आपको u लेना है, स्क्वायर हो p होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप सेम रखोगे, थोड़ा ये बदलाव करेगा, आपको उसी को समझना बस, उसमें गलती नहीं होगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए की होल पावर p को अपन u ले लेंगे, y अपॉन बी की होल पावर q है इसको v ले लेंगे, और z अपॉन सी की होल पावर r है उसको अपन w ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए एक्स वाई जेड का मान याद करते हैं और dx dy dz को याद करते हैं। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा,
पहले तो इसकी घात p है तो p को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ घात लेनी पड़ेगी 1/p, तो u की घात हो जाएगी 1/p। फिर x/a बचेगा तो a इधर आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा u की पावर 1/p इंटू a। इसी प्रकार यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा v की पावर 1/q इंटू b। इसी प्रकार z का मान क्या हो जाएगा w की पावर 1/r इंटू c। तो ये सिंपल है, देखो ये घातांक वाला टॉपिक है, बहुत ही छोटी क्लास की बात है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये एक्स वाई जेड के मान हो गए, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब मान ज्ञात करते हैं डी एक्स डी वाई और डी जेड का। ये मैंने मान लिखे, देखो डी एक्स डी वाई और डी डब्ल्यू। तो एक्स का अवकलन करोगे डी एक्स हो जाएगा, ए का होना नहीं है। अब u की पावर 1/p का कैसे होगा सोचिए, तो x की पावर n से हो जाएगा, n x की पावर n-1, तो ये 1/p u की पावर 1/p -1 और साथ में du हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से y का dy हो गया, z का dz हो गया। यहाँ से v की पावर 1/, तो qs का क्या हो जाएगा 1/q, v की पावर 1/q -1 और dv, b कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका dz वाला हो जाएगा, c कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और w की पावर 1/r का 1/r, w की पावर 1/r -1 dw। ठीक है, तो ये जो भी अपन कर रहे हैं ये सब आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है, इनमें से कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो अवकलन हो, ये सिंपल आपके अवकलन है। ठीक है, ये आपका घातांक वाला टॉपिक है, तो ये छोटी क्लास की बात है कि एक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करोगे। तो हमने एक्स वाई जेड को ज्ञात कर लिया, हमने डी एक्स डी वाई डी जेड को ज्ञात कर लिया। ओके, ये इतना काम हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है इसमें ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप नोट कीजिए, फिर हम इसे आगे करते हैं। ये देखो जो इंटीग्रेशन दिया गया है मैंने उसमें वैल्यू अप्लाई की है। आपको दिखने में थोड़ा बड़ा ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन आप ही देखिएगा एक काट पीट के उसी फॉर्म में बन जाएगा। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये था x की पावर l-1, x का मान अपन ने कितना निकाला, x का मान निकाला u की पावर 1/p इंटू a, ऊपर l-1 हो गया। यहाँ था y की पावर l-1, तो ये y का मान अप्लाई कर दिया, ये z की पावर l-1, तो ये z का मान अप्लाई कर दिया, ये dx की जगह है, ये dy की जगह है, और ये dz की जगह है। ये मान आपके सामने है, कुछ आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, वो का वो रखा है। ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसे थोड़ा देखिए, आटा पीटी करके कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो कांस्टेंट देखो आप क्या बचा, तो देखो यहाँ से एक की पावर l-1 है, लेकिन ये एक की पावर 1 भी है इधर, तो एक की पावर -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो ये एक की पावर एल ही बचेगा, और कोई एक का पद है नहीं। उसी हिसाब से बी की पावर एन बचेगा, ये बी की पावर -1 से +1 कैंसिल, ये सी की पावर -1 से भी सी कैंसिल। तो यहाँ से जो ए वाले मान बचेंगे वो क्या बचेगा, कांस्टेंट वाले मान जो बचेंगे ये बचेगा ए की पावर एल, बी की पावर एल और सी की पावर एल। ठीक है, अपॉन में क्या बचा, पी क्यू आर। ये पी क्यू आर भी कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में बच जाएगा आपका पी क्यू आर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि यू वी डब्ल्यू की पावर कितनी बची। तो यहाँ से देखो u की पावर कितनी हो जाएगी, u की पावर है 1/p, इसकी पावर है l-1, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी l/p - 1/p। लेकिन u आगे हो रहा है देखो, और इसकी पावर है 1/p - 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बचा 1/p - 1, तो 1/p से 1/p कैंसिल, और u की पावर बचा l/p - 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। इसी प्रकार बन जाएगी v की पावर, v की घात, यहाँ से v का जो पद होगा, जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, देखो ये आपका v का पद हो जाएगा, इसकी घात है n/q -1/q, और यहाँ से 1/q -1, लास्ट है वो w का पद क्या हो जाएगा, यहाँ से w की पावर n/r -1/r, और ये यहाँ से w की पावर हो जाएगी 1/r -1। ठीक है, ये आपके u v w के पद हो गए। और क्या रह गया साथ में, du dv dw। आप अच्छे से रिलैक्स होकर देख लीजिए क्या कोई टर्म रह तो नहीं गई है, आराम से सारे पद आ गए। ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ये u का पद हो जाएगा, ये v का पद, ये w का पद, और साथ में du dv dw। ओके, आप चेक कर लीजिए आराम से। ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ए की पावर एल, बी की पावर एल, सी की पावर एल अपॉन पी क्यू आर। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या बचा, ये देखो यहाँ से 1/p से 1/p कैंसिल, 1/q से 1/q, और 1/r से 1/r। तो u की पावर कितनी बची, n/p - 1, यहाँ से v की पावर कितनी बची, n/q - 1, और w की पावर n/r -1, साथ में du dv dw। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, कौन सा इंटीग्रल है ये, सोचिए। ये डिरिख्ले इंटीग्रल ही तो है, नहीं है क्या, ये डिरिख्ले समाकलन ही है आपका। l की जगह l/p है, n की जगह m/q है, n की जगह n/r है, तो हम भी गामा फंक्शन में lmn की जगह अप्लाई कर देंगे, l/p m/q n/r। ये आपके इस इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा जो आपको पूछ रहा था, ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एल अपॉन पी क्यू आर। ये तो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा। और ये जो आपका डिरिख्ले समाकल है उसका फॉर्मूला यदि यूज करते हो तो गामा एल अपॉन पी, क्योंकि एल की जगह एल अपॉन पी है, गामा एम अपॉन क्यू, गामा एन अपॉन आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, गामा एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका जो डिरिख्ले समाकल था उसकी सहायता से हो जाएगा। ये किसकी
सहायता से हो जाएगा, ये डिरिक्ले समाकल की सहायता से हो जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा कि है किस हिसाब से ये आज की क्लास में अपने क्वेश्चन हो रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिए इनके बारे में। केवल हम इतना कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है उसको आप डिरिक्ले इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेके आ रहे हो। क्या आप उसको उसकी लिमिट से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पहले लिमिट क्या थी, अब लिमिट क्या होगी, एक्स वाई जेड के लिए लिमिट क्या थी, यू वी डब्ल्यू के लिए लिमिट क्या होगी, इन सब से हट के आराम से हो रहा है ये। हालांकि आप लिमिट भी आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में जब इसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी बताई थी, जो डेफिनेशन बताई थी आपको डिरिक्ले समाकल की, तब आपको बताया था कि आपका है ना कि जेड का मान कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, वाई का मान कहाँ से कहाँ तक लिखोगे और एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब से आपको मैंने जो दो क्वेश्चन कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट है आपका सेम था, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया है, आप उसको भी कीजिएगा। थोड़ा सा माइनस आपका डिफरेंस है। ओके, आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा जो अभी अभी किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए एक बार। ये कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि ट्रिपल इंटीग्रेशन v x की पावर n-1 y की पावर n-1 z की पावर n-1 dx dy dz, इसका मान ये होना चाहिए a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n अपॉन 8 गामा l/2 गामा n/2 गामा n/2 अपॉन गामा l प्लस n प्लस 2/2। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। और क्या कह रहा है नीचे कि जहाँ समाकलन का क्षेत्र v है वो धनात्मक अष्टांश में दीर्घवृत्तज का आयतन है। कौन से दीर्घवृत्तज का? इस दीर्घवृत्तज का। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। आप खुद सोचिए थोड़ा सा, इसी का तो मान ज्ञात किया है अपन ने अभी अभी। ठीक है, अब इसका मान ये आ रहा है, आपका अभी अभी क्या है, आप उसमें मिलान कर लीजिए। ये देखो सेम टू सेम है, एक चीज़ है बस तो चेंज है, और वो चेंज कहाँ पे है, वो चेंज यहाँ पे है। उस क्वेश्चन में इसकी पावर थी p, इसकी पावर थी q और z अपॉन c की पावर थी r, और यहाँ पे p q r की वैल्यू है 2 बस। और बाकी ये पूरा क्वेश्चन सेम। उसने मान याद करने को कह रहा था, इसमें प्रूफ करने को कह रहा है। उससे क्या है, अपने को तो आंसर लेके आना है, उसके आंसर को और इसके आंसर को मैच कर लीजिए। उसमें केवल आप पी क्यू आर की जगह 2 रख दीजिए, ये आ जाएगा। अपॉन में क्या था, पी क्यू आर ही तो था, 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 8 हो जाएगा। ये सेम टू सेम था आंसर में, अभी अभी आपने देखा। ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन। एल अपॉन क्या था, पी, एम अपॉन क्यू, एन अपॉन आर। पी क्यू आर की जगह 2 2 और 2। ठीक है, ये n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, यदि अलग अलग करोगे तो n/2 हो जाएगा, और ये 2/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो वही है n अपॉन पी, m अपॉन क्यू, n अपॉन आर प्लस 1। तो वो कब, तो जो अभी क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक तरीके से आज की क्लास में 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 2 आपको मैंने करवाए हैं, 2 आपको करने के लिए दिए हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, आप इनको जरूर करोगे। आपको इसमें करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल पी क्यू आर की जगह 2 रख देना है बस, या उसको साथ में लिख के चलो इस हिसाब से। जैसे इसको यू लोगे, इसको वी लोगे, इसको डब्ल्यू लोगे, अपने आप ही हो जाएगा वो, अपने आप ही पी क्यू आर की जगह 2 2 और 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपन ने ट्रिपल इंटीग्रल को पढ़ा। ट्रिपल इंटीग्रल को किसकी सहायता से पढ़ा? ट्रिपल इंटीग्रल को अपन ने डिरिक्ले समाकल की सहायता से पढ़ा। डिरिक्ले एक तरीके से इंटीग्रेशन है, उसकी तरह से पढ़ा, इसको डिरिक्ले बोलते हैं। तो ये डिरिक्ले जो है ये आपका काम आसान करता है, इतना आपने देख लिया। आसान कैसे करता है ये, उस फॉर्मूले की फॉर्म में ले आओ जो ये बता रहा है।
फॉर्मूला आएगा कैसे, तो वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसकी लिमिट बता दी है। अब समाकलन तो देखो आपको करना पड़ेगा, पहले z के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर x के सापेक्ष, किसको कांस्टेंट लेना है वगैरह वगैरह, वो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप करके देख सकते हो, वही आएगा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन प्लस 1। उस एक फॉर्मूले की सहायता से अपना काम बहुत आसान हो गया। इसे पहले वाली क्लास में देखा है कि अपन ने जेड के सापेक्ष किया, सोचना पड़ेगा समाकलन कैसे होगा, अगर थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो। ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई की, ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट, फिर कुछ मान आ गया, फिर उसका फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहे हैं, फिर कहीं लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, फिर समाकलन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है उसको आप, ये जो आपका डिरिक्ले समाकलन है इसकी फॉर्म में ले आइए और गामा एल अप्लाई कीजिए अपॉन में जो भी मान है, ये डिरिक्ले समाकलन आपको अप्लाई कर देना, आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिरिक्ले जो समाकलन है इसकी सहायता से बहुत काम आसान हुआ है, ये आपने देखा है। तो ये जो आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन की आज दूसरी क्लास है, इन दोनों क्लासों में आपने अंतर देख लिया है। हालांकि कल वाला भी इतना मुश्किल नहीं था, वो करना तो पड़ेगा देखो, तो या तो कल वाले से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आज वाले से, हो सकता है दोनों से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको पूरी तैयारी करनी है, जो आपको करवाया गया है, जिस हिसाब से आपको बोल रहे हैं उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ओके, उम्मीद करते हैं आज की क्लास है वो पॉजिटिव क्लास रही होगी, आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन को रट नहीं सकते, कहाँ तक रटोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे कि हाँ ऐसे करना है, उसकी फॉर्म में लेके जाना है, फिर इसको ऐसे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। समझिए बात को, चीज़ को आसान बनाइए। आसान बनाने के लिए आपको जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें रिलेशन बैठाना पड़ेगा। एल की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह क्या आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, काम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास रही है, आपको समझ में आना चाहिए। यदि अच्छी क्लास रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो आज कहने का मतलब ये है कि आपको देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनमें आपको डिफरेंस लेके चलना होगा, कब कौन सी यूज कर रहे हैं, कब कौन सी चीज़ यूज रहेगी। आज वाले क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग है, इससे पहले वाली क्लास में हुआ था उसका तरीका अलग था। तो एग्जाम में देखते पता लग जाएगा कि आपने पढ़ा है, मेहनत की है। ओके, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी आज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।